हेलो बच्चों, तो हम लोग मैट्रिक्स में अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स ख़त्म हो गया, अभी मैट्रिक्स हमें इसके बारे में और पढ़ना है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे सारणिक, तो उसकी मदद से मैट्रिक्स में कुछ बातें और रह गई हैं जो कि हम सारणिक की मदद से पढ़ेंगे। जितना बिना सारणिक की मदद से पढ़ना था वो मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर दिया है। सारे उसके जितने थ्योरेटिकल पोर्शन थे, न्यूमेरिकल पोर्शन थे, लगभग जितने कॉन्सेप्ट थे हमने सब बता दिया है। लेकिन एक टाइप का सवाल रह गया है। जैसे अभी तक क्या होता था कि मैट्रिक्स दिया रहता था मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर निकालना है, जो भी करना था, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया रहता था। लेकिन अब जो हम सवाल बताने जा रहे हैं आज, हो सकता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में ना दिया हो, लैंग्वेज रूप में लिखा हो। भाई शुरू में अगर आपको याद हो पहली क्लास, तो हमने कहा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज़ ए अरेंजमेंट, एक व्यवस्था होती है जिसमें हम कुछ वस्तुओं या उनके मूल्यों को एक आयताकार सारणी के अंदर रोज एंड कॉलम्स के रूप में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट होता है। तो अभी तक क्या था कि वो अरेंज करके खुद देता था, यानी मैट्रिक्स रूप में सवाल खुद होता था, हमें अरेंज नहीं करना होता था। जैसे सवाल होता था कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 कुछ ऐसे लिखा है ऐसे, तो ये ऑलरेडी मैट्रिक्स रूप में हमको खुद बना के देता था जो है। लेकिन अब हो सकता है कि लैंग्वेज रूप में क्वेश्चन लिखा हो, उसको हमें खुद मैट्रिक्स रूप में बनाना पड़े और तब फिर जो कहे वो निकालें। एक टाइप का ये सवाल होगा, और एक टाइप का ये सवाल होगा कि लैंग्वेज बेस्ड सवाल रहेगा, उसमें मैट्रिक्स भी दिया रहेगा, लेकिन हमें किसके साथ क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किस प्रकार गुणा करना है, वो बताना चाहते हैं। तो कुछ सवाल लेकर के हम आपको बताने इसमें शुरू करते हैं। और ये बात समझ लीजिए कि इसमें नया कुछ नहीं बताएंगे कि हम जोड़ना आपको सिखाएंगे, गुणा करना, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सिखा चुके हैं। बस सवाल को कहाँ से शुरुआत करना है ये बताने जा रहे हैं। जैसे एक सवाल देखिए लिखा हुआ है, ये एक सवाल है लैंग्वेज फॉर्म में। देखिए कितना बड़ा सवाल है, आप सवाल को देख के डर भी सकते हैं, इतना बड़ा सवाल। लेकिन अब इसको देखेंगे, इसका आंसर बहुत ही छोटा है। क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं, राम तथा विजय, व्यापारी हैं। ये दोनों सब्जी और फल का व्यापार करते हैं, यानी राम भी सब्जी और फल बेचता है और विजय भी सब्जी और फल बेचते हैं, दोनों व्यापारी हैं। दोनों व्यापारियों द्वारा माह जनवरी तथा फरवरी में बिक्री रुपयों में निम्नलिखित आव्यूहों ए तथा बी के रूप में व्यक्त की गई है। एक ये मैट्रिक्स ए बनी है और ये बी। ए क्या है, जनवरी महीने का है। जनवरी महीने में राम ने सब्जी पे कितना पैसा कमाया, कितना बिक्री से मिला उसको, 5,000 रुपये। फल पर 6,000। तो इसको हम सेंटेंस रूप में लिख सकते थे कि राम द्वारा जनवरी महीने में सब्जी पर प्राप्त धनराशि 5,000, फल पर प्राप्त धनराशि 6,000। सेंटेंस रूप में लिख सकते थे। इसी तरह विजय को भी लिख सकते थे कि जनवरी महीने में सब्जी पर इतने रुपए, फल पर इतने रुपए उन्होंने कमाया। लेकिन ये सेंटेंस रूप में है। इसी को क्या किया, ये सेंटेंस रूप में इसमें सवाल में लिख सकता था। बात समझिए, ये जो ये मैट्रिक्स रूप में लिखा है, इसी बात को गौर करिएगा, इसी बात को वो इसी में सेंटेंस और बड़ा कर सकता था। कह सकता था कि राम द्वारा जनवरी महीने में सब्जी पर 5,000 तथा फल पर 6,000 रुपया कमाया। विजय जनवरी महीने में सब्जी पे 3,000 और फल पे 4,000 कमाया। तो जब उस सेंटेंस रूप में देता तब उसको आप आव्यूह में बनाते। खैर, इस सवाल में मैट्रिक्स में ऑलरेडी बना के दिया है। अभी हम अगले सवाल में आपको देखेंगे, मैट्रिक्स बनाना भी सिखाएंगे। अभी इस प्रश्न में मैट्रिक्स बना है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह फरवरी महीने में राम ने सब्जी पे इतना कमाया, 3,500 रुपये, फल पर 5,500, विजय ने इतना और इतना। ठीक है, इसको भी वो सेंटेंस रूप में बोल सकता था, सेंटेंस रूप में नहीं बोला, मैट्रिक्स बना के दे दिया है। क्वेश्चन ये कहता है, तो प्रत्येक व्यापारी द्वारा दोनों माह में सब्जी और फल पर प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स रूप में उनका जो जितना भी वो पैसा अर्न किए हैं, जितना कमाए हैं, मैट्रिक्स रूप में दिया है। हो सकता था वो मैट्रिक्स रूप में ना देता, जो हम बोल रहे हैं वो लिखा होता, तो फिर आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ता। ठीक है,
अब इसमें मैट्रिक्स रूप में दिया है, तो दोनों के द्वारा प्रत्येक माह में अलग अलग, जैसे सब्जी पे कितना कमाया, फल पे कितना कमाया, ये आपको निकालना है। तो अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ना हो, ज़रा गौर करिएगा, राम ने जनवरी में सब्जी पे कमाया 5,000 और इसी राम ने फरवरी में सब्जी पे कमाया 3,500। तो अगर हम आपसे सिर्फ ये पूछे कि राम द्वारा दोनों महीनों में सब्जी पे कितना रुपए कमाया, तो आप तुरंत दोनों को जोड़ नहीं देंगे। 5,000 और 35 तो 8500 रुपये हो जाएगा, यानी दोनों का सम। इसी तरह राम द्वारा दोनों महीनों में फल पे कितना रुपए कमाया, तो ये फल का है और ये फल का है राम का, दोनों इन दोनों को जोड़ देंगे, राम का मिल जाएगा। ऐसे ही अगर विजय के लिए पूछे तो विजय के द्वारा सब्जी में कमाया ये रुपया है और विजय के द्वारा सब्जी पे कमाया ये रुपया है अलग अलग महीनों में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो विजय के द्वारा सब्जी में प्राप्त धनराशि मिल जाएगी। ये तो एक मतलब जैसे सवाल को निकालते हैं विदाउट मैट्रिक्स, वो हम समझा रहे हैं। और अब अगर मैट्रिक्स द्वारा निकालना है तो हमें कुल मिला के इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, अलग अलग या तो जोड़े, या तो अगर मैट्रिक्स रूप में निकालना हो तो बस क्या कर दें, दोनों के द्वारा प्राप्त धनराशि निकालने के लिए बस a + b कर दे, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा हमारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैट्रिक्स रूप में दिया है और दोनों के द्वारा सब्जी और फल में प्राप्त धनराशि निकालना है। तो पहले उसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि भाई हम सब्जी में जितना कमाए हैं जनवरी में, फरवरी में कितना कमाए हैं, दोनों को ऐड ही तो करना है। तो ऐड करना है तो इसका मतलब देखिए दोनों की कोटि भी बराबर है, ये 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो जब जोड़ेंगे तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिन राशि को हम जोड़ना चाहते हैं वही जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। देखिए ये राम द्वारा सब्जी पे कमाया धन है और ये राम द्वारा सब्जी पे कमाया है, तो ये दोनों जुड़ने चाहिए तो सब्जी का मिल जाए हमें। तो जब जोड़ते हैं तो ऐसे ही तो मैट्रिक्स में हम जोड़ते हैं, प्रत्येक संगत अवयव जोड़ते हैं। जब आप a + b जोड़ने जाओगे तो इसको इसी में तो जोड़ोगे। तो ज़रा देखिए, तो ये a + b अगर हम निकालें तो देखिए डायरेक्ट करें, ये चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं। ये 5,000 है, जोड़ के दिखाते हैं। तो थोड़ा सवाल देखने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से ये सवाल आसान हो जाएगा और सेंटेंस लिखने से बच जाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि अरेंजमेंट है a + b, तो ये हो जाएगा 3500, 2500, 5500 और ये हो जाएगा 3700। ठीक है, तो दोनों के द्वारा अलग अलग महीनों में प्राप्त धनराशि है, ये कमाई गई धनराशि है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 5,000, 3500 कितना हो जाएगा, 8500 हो जाएगा, 6 5 11 1500 हो जाएगा, ये 5500 हो जाएगा और ये 4 3 7 7500 हो जाएगा। अब जैसे लिखा था देखिए, ये राम की कमाई है और ये विजय के हैं, ये सब्जी है और ये फल था, जैसे शुरू में लिखा था। तो अब सवाल जो भी आप बनाना चाहें आंसर बना सकते हैं। राम के द्वारा सब्जी पर ये कमाई गई धनराशि है और फल पर ये है। विजय के द्वारा सब्जी पर 5500 और फल पर 7500। हो गया आंसर। इसको आप सेंटेंस रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक हमने सवाल लिया जिसमें सेंटेंस रूप में, लैंग्वेज रूप में था और उसमें जोड़ना था हमें। अब हम एक दूसरा सवाल लेने जा रहे हैं जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे कि आप बीओ में मल्टीप्लिकेशन भी आप तो करना जानते ही हैं, लेकिन अगर वो लैंग्वेज रूप में दिया हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन तो सेम होता है, सिंपल होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज़रा देखिएगा। एक हम सवाल लिखने जा रहे हैं और समझ में आएगा आपको जो है। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब ज़रा देखिए इसमें क्या दिया। इसमें पूरा का पूरा प्रश्न देखिए लैंग्वेज रूप में लिखा है। इसमें आपको कहीं मैट्रिक्स नहीं लिखा और इसमें कहा भी नहीं कि मैट्रिक्स में, लेकिन अगर मैट्रिक्स का सवाल होगा तो इसमें लिखा होगा तो राकेश को उक्त फलों को खरीदने में कितने रुपए देने होंगे, आप भी विधि से इसको निकालना है। बाकी ऐसे तो आप निकाल ही सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, राकेश ने 8 दर्जन आम, 10 दर्जन नारंगी तथा 4 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, क्या क्या खरीदे हैं, आम, नारंगी और केले।
और सबका देखिए भाव दिया है। आम का भाव 12 रुपये प्रति दर्जन और नारंगी का भाव है 8 रुपये प्रति दर्जन और केले का भाव है 6 रुपये प्रति दर्जन। सबका भाव भी दिया है। तो यहाँ पर आप देखें तो दो प्रकार की यहाँ पे संख्याएं दिया है। एक तो दिया है वस्तुओं की संख्या और दूसरा दिया है उनके भाव। बात को समझिएगा, अगर यहाँ पे आब्यू ना लिखा होता तो सवाल में कोई दम नहीं है। जैसे 8 दर्जन आम उसने खरीदा और 1 दर्जन का रेट दिया है 12 रुपये प्रति दर्जन, तो आम का भाव आम में कुल कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको, मिल जाएगा 8 गुणे 12 कर दीजिए भाई। 1 दर्जन 12 रुपये का मिलता है तो 8 दर्जन 8 गुणे 12 हो जाएगा। इसी तरह नारंगी में 10 दर्जन खरीदा गया है, 10 दर्जन लिया है और एक का रेट दिया है 1 दर्जन का 9 रुपये, तो 10 गुणे 9 कर दीजिए तो नारंगी में खर्च रुपये मिल जाएगा। इसी तरह केले में देखिए 4 दर्जन दिया है तो और 6 रुपये के रेट से लिया है तो 4 गुणे 6 कर दिए तो केले का रुपया मिल जाएगा। और इन तीनों को जोड़ देंगे, ये 96 है, ये 90 है और ये 24 है। इन सबको जोड़ दें हम तो 9 9 18 2 20 21 210 रुपये आएगा, यानी 210 रुपये उसको खर्चा करना पड़ेगा राकेश को इन सभी को लेने में। बात समझ में आई? सवाल क्या है कि वो आम, नारंगी और केले खरीद रहा है, सबका भाव दिया है, सबकी मात्रा दिया है। तो अगर आपको सिर्फ यही पूछना है कितना रुपया खर्च होना है तो एकदम सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। ये आम का रुपये है, ये नारंगी का है, ये केले का है। अच्छा एक बात ये समझिए, जिसमें आप गुणा करने गए थे तो देखिए ये आम की मात्रा है और ये उसी का भाव है, तो जिसकी मात्रा ले रहे हैं गुणा उसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मात्रा ले रहे हैं आम का गुणा करें नारंगी वाले भाव से, ये नहीं होना चाहिए। जिसकी मात्रा उसका गुणा उसी के भाव से, तब तो उसका कुल पैसा मिलेगा। तो इसी प्रकार ये नारंगी का मात्रा है तो नारंगी का ही भाव है, ये केले की मात्रा है तो ये केले का भाव है। तो तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो हमें कुल पैसा मिल गया। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे 8 गुणे 12 लिखा है, अगर क्या हम 12 गुणे 8 करते तो क्या गलत हो जाता? क्या 10 गुणे 9 लिखा, अगर 9 गुणे 10 करते तो गलत हो जाता? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आता वही। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर देखिए हम मैट्रिक्स से कैसे करेंगे। आप ये बात जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मैट्रिक्स के अलावा मैट्रिक्स के कोई मतलब ना हो इस सवाल में, तब अगर आपसे करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज हम मैट्रिक्स में कैसे करेंगे। यहाँ पे वस्तुएं हैं तो पहले हम वस्तुओं से एक आव्यूह बनाते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, इससे पहले वाले सवाल में आव्यूह बना के दिया था, सब्जी और फल जो उसमें था तो ए और बी वहाँ मैट्रिक्स बना के दिया था। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स नहीं बनाया है। तो हमने आपको शुरू में बोला था कि हो सकता है कि वो पूरा लैंग्वेज में सवाल हो, आपको मैट्रिक्स खुद बनाना पड़े और उसके बाद डिसाइड करना हो कि आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का कि एडिशन करना है। इसी सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। पहली बात तो पहले हम वस्तुओं से आव्यूह बनाएंगे, वस्तुओं से आव्यूह बनाएंगे। इसमें वस्तुओं से बना आव्यूह मैट्रिक्स। 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, आम, नारंगी, दर्जन केले। तो इन तीनों की मात्रा दिया है। वस्तुओं की मात्रा ऐसे लिख दें, वस्तुओं की मात्रा से, वस्तुओं की मात्रा से बना आव्यूह। ठीक है, एक 8 दर्जन है, एक 10, एक 4, तो 8, 10 और 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बात समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी सिर्फ हम आपको सिखा रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है जरा देखिए, तो दोनों मात्रा हैं। ये किसकी मात्रा है? ये आम की मात्रा है, ये 8 आम की मात्रा है। 10 किसकी मात्रा है? नारंगी की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? ये केले की मात्रा है। ठीक है, सब दर्जन में है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आम की मात्रा हो जाएगी, ये नारंगी की मात्रा हो जाएगी और ये केले की मात्रा हो जाएगी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आर्डर जरा देखिए, इसका आर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3 है, 1 रो है और 3 कॉलम है। इसका आर्डर 3 क्रॉस 1 है। ठीक है, ये तो हो गया वस्तुओं की मात्रा से बना आव्यूह। अब हम
जो वस्तुओं का भाव है, वस्तुओं का भाव, उससे मैट्रिक्स जरा बनाए तो जरा देखिएगा, वस्तुओं के भाव से बना आप व्यू। इसी के नीचे आप लिख सकते हैं वस्तुओं के भाव, जो उसका रेट है, भाव से बना आप व्यू। सभी रुपए में है, रुपए में सभी है जो है, ठीक है। अब देखिए आम का रेट क्या है, 12 रुपये प्रति दर्जन, नारंगी का 9 और केले का 6, तो 12, 9, 6। अब 12, 9, 6 को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी सिर्फ आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं हम। 12, 9, 6 ऐसे लिख सकते हैं, और 12, 9, 6 हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये किसका भाव है, ये 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ये आम का भाव है, ये नारंगी का भाव है, और ये केले का भाव है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आम का भाव हो जाएगा, ये नारंगी का भाव हो जाएगा, और ये केले का भाव हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं, सब कुछ हमने मैट्रिक्स रूप में लिख लिया है। अब देखिए क्या करना होता है इसके बाद, ज़रा देखिए तो इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर है 1x3, और इसका आर्डर है 3x1। अब गौर करिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। देखिए ये वस्तु है और वो उनके भाव हैं, तो वस्तुओं की मात्रा और उनके भाव का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तभी हमें मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ते हैं, तभी हमको कुल रेट, कुल पैसा मिलता है। तो ये तो कन्फर्म है कि इसमें से एक मैट्रिक्स, देखिए 2 तरीके से लिखे हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम ये बताएंगे आपको कि इसको लेना है कि इसको लेना है, ठीक है। और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा राकेश के द्वारा प्राप्त धनराशि निकालना है, तो ज़रा बताइए धनराशि का मतलब कि एक संख्या, मतलब 500 रुपये कमा रहा है कि 600 रुपये कमा रहा है, यानी एक संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए वो 500 रुपये कमा रहा है, तो ये एक ही संख्या तो है, और हम मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में एक संख्या कब आएगी, जब वो मैट्रिक्स 1x1 आर्डर का हो, एक पंक्ति एक स्तंभ हो, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ही संख्या आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो वहाँ पर आएगा वो उसका प्राप्त कुल धनराशि हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई भी इस प्रकार करना है कि जो मैट्रिक्स बने वो 1x1 की हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि 1x1 की मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ज़रा देखें तो जैसे ये अगर मैट्रिक्स की हम बात करें, इस वाले मैट्रिक्स की, तो इसका आर्डर 1x3 है। बात समझिएगा, जब आप सवाल करोगे तो जैसे हमने वस्तुओं की मात्रा ऐसे भी लिखा है अथवा ऐसे लिखा है, तो आप एग्ज़ाम में दोनों लिख के टाइम बर्बाद मत करिएगा अपना। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं कि ये भी लिख सकते हैं अथवा ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब भाव की बात करेंगे तो ये और ये दोनों में अथवा लगा रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि आप दोनों वहाँ पे लिखेंगे। बात समझिएगा, दोनों नहीं लिखना है, आपको टाइम वहाँ बर्बाद नहीं करना है। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आपने ये लिख दिया तो इससे भी आंसर बना सकते हैं, और ये लिख दिया तो इससे भी आंसर बना सकते हैं। बस आपको ये आगे देखना है कि करना क्या है हमें जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से आंसर बनेगा जो है। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहले हम इसको लिख दिए, अब इसको हम अगर लिख दिए तो देखिए इसका आर्डर 1x3 है, इसका आर्डर 1x3 है। तो अगर हम इसको पहले स्थान पर लिखना चाहते हैं तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो जिससे मल्टीप्लाई भी हो जाए और प्राप्त मैट्रिक्स का आर्डर 1x1 मिल भी जाए, ये हमारा टारगेट है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं तो इसके आगे का कोटि, आगे की जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि अगर 3x1 हो, देखिए हम आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहे हैं, बात समझिए हमारी। हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि किससे किस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 मैट्रिक्स आप देख रहे हो, किससे किस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, लेकिन जैसे आप ये मैट्रिक्स लिख लिए, वस्तुओं की मात्रा से बना मैट्रिक्स ये आपने लिखा, तो इसका आर्डर 1x3 है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करने वाला जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका आर्डर अगर 3x1 हो, तो देखिए मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यहाँ का कॉलम 3, यहाँ का रो 3, और जो मैट्रिक्स बनने वाली है देखिए उसका आर्डर 1x1 आ भी जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो इसका मतलब 1x3 अगर आप पहले स्थान पे लेना चाहते हैं तो फिर दूसरे स्थान पे आपको 3x1, यानी 1x3 अगर वस्तुओं को लेना चाहते हैं तो मूल्य वाला कौन सा लेंगे, 3x1 ये वाला लेंगे जो है, ठीक है। ये 1x3 लेंगे तो 3x1 ये लेंगे। कहने का मतलब कि अगर आप इसके साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर वस्तुओं के भाव वाला फिर इसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसको लेंगे तो पहली बात देखिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, 1x3 अगर ये वाला लेंगे तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, 1x3 1x3, तो इस क्रम में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर इस 1x3 को आप इस साइड लिख दें तो भी देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसमें पहली बात तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसके साथ इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि आपने बाई दफ़ा इसको पहले लिख दिया, 3x1 को लिख दिया पहली दफ़ा, मे भी पॉसिबल लिख सकते हैं आप। अगर आप इसको लिख दिए तो बताइए अब उसमें से हम कौन सा मैट्रिक्स लें कि मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई हो भी जाए और 1x1 आ भी जाए। तो 3x1 अगर यहाँ पे लिखा है तो हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1x1 बने। तो आपको पता है कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरे का n क्रॉस p है, तो जो किनारे वाले होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। तो देखिए यहाँ पे 1 किनारे है, तो हम यहाँ इधर भी अगर 1x3 का कोई मैट्रिक्स इसके पहले लिखते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 1x1 बन भी जाएगा। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को लेना चाहते हैं तो इसको आपको बाद में लिखना होगा और 1x3 जो मूल्य वाला है इसको पहले लिखना होगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि दूसरा वाला आपको कौन सा लेना होगा और उसको पहले लिखना है उससे कि बाद में लिखना है। यानी अगर आप इसको फॉर एग्जांपल इसको ए कहना चाहते हैं, इसको ए कहना चाहते हैं और इसको बी कहना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स को, ये भी ए है ये भी ए है। मान लीजिए कि हम वस्तुओं के मूल्य के लिए ये लिखेंगे तो ए मानेंगे, या तो ये लिखेंगे तो ये मानेंगे, और अगर ये लिखेंगे तो वो मान सकते हैं। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं ए इंटू बी, तो ए इंटू बी से अगर निकालना चाहते हैं राकेश द्वारा कुल खर्च की गई धनराशि, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, वस्तुओं की मात्रा से भाव में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर वस्तुओं की मात्रा आप पहले लिखेंगे तो फिर ये वाला मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि इसके साथ फिर हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a इंटू बी निकालेंगे, a इंटू बी करेंगे। कारण क्या है देखिए, ये रो में है 8 10 4, और फिर b कौन सा लेंगे, बात समझिए। अगर आपने इसको ले लिया तो b फिर ये वाला लेंगे, क्योंकि इसको इस लेंगे तो मल्टीप्लाई ही पहली बात नहीं कर पाएंगे, और उसको लेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 1x1 मिल भी जाएगा आपको, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए इसका ऑर्डर 1x3 और इसका 3x1, देखिए मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और 1x1 मिल भी जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही है, तो 8 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 6, बस और कुछ है ही नहीं है ये। और अभी देख सब ये लिखा, ये सब सामने लिखा है, ये 96 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। देखिए वही आ गया जो आप ऑलरेडी जानते थे, ये 1x1 यानी 210 रुपये उनको खर्च करना पड़ेगा सब प्रकार की वस्तु लेने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो वस्तु की मात्रा हो गई और उसका भाव हो गया, तो प्रयास तो यही करते हैं कि पहले वाले को हम रो मैट्रिक्स में लिखें और दूसरे वाले को कॉलम में लिखें। पहले वाले मैट्रिक्स को हम प्रयास ये कर रहे हैं कि रो में लिखें, दूसरे वाले को कॉलम में लिखें। लेकिन बाई दफ़ा आपने अगर पहले वाले को कॉलम में लिख दिया और दूसरे वाले को रो में लिख दिया तो कोई गलती नहीं होगी जो है आंसर में। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं,
अगर आपने इसको लिख दिया, अब इसको हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दिया हमने, अगर आपने इसको लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ए मान लीजिए इस बार, और इसके स्थान पर आपकी इसको लेना पड़ेगा। ये कॉलम नहीं काम करेगा, आपकी रो वाला काम करेगा भाव वाले में। तो मान लीजिए इसको हमने बी मान लिया, तो आपकी बार बी इंटू ए निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी इंटू यानी पहले रो फिर कॉलम हो। तो ऐसा नहीं है कि हम वस्तुओं की मात्रा को हमेशा रो में ही लिखें, कॉलम से भी कर सकते हैं। बस ये कि उसका स्थान बदल दीजिए, उसको उस तरफ रख दीजिए, बस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आ जाएगा जो उसमें आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 इंटू 8 देखिए वही लिखा है, बस यहाँ 8 इंटू 12 था, तो आंसर वही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही मैट्रिक्स का, हम आपको मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहे हैं। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। बस बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पहला वाला मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा वाला कॉलम। अब आप किसको रो बना रहे हैं, किसको कॉलम, वो आप पे डिपेंड करता है। आप वस्तुओं के भाव को रो बना सकते हैं, आप वस्तुओं की मात्रा को रो बना सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, लेकिन एक को रो बनाएंगे, दूसरे को कॉलम बनाना पड़ेगा। दोनों रो हो जाए, दोनों कॉलम, तो उससे पहली बात तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। और मल्टीप्लाई मान लीजिए हो भी गया किसी क्वेश्चन में, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 क्रॉस 1 की नहीं मिलेगी। भैया प्राप्त धनराशि हमें ये पता करना है कितना रुपया उन्होंने बेचा या कितना रुपया खर्च किया या कितना कमाया, तो वो तो एक संख्या है। तो एक संख्या का मतलब होता है 1 क्रॉस 1। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कि हमें 1 क्रॉस 1 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भ्रम में ना रहें कि हमेशा हम पहले वाले को रो मैट्रिक्स ही बनाएं या कॉलम बनाएं, जो आपकी इच्छा हो बना लीजिए। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने जाएं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहला वाला रो, देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, पहला वाला देखिए रो मैट्रिक्स से और दूसरा वाला कॉलम मैट्रिक्स से, तभी मल्टीप्लाई होगा और तभी 1 क्रॉस 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद और हम अब दूसरा सवाल बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपका थर्ड सवाल है, और देखिए थर्ड सवाल क्या है। एक पुस्तकों की दुकान में 100 पुस्तक गणित की है, 150 पुस्तक हिंदी की है और 200 पुस्तक अंग्रेजी की है, ठीक है। और प्रति पुस्तक की कीमत क्रमशः 50 रुपये, मतलब 50 रुपये की एक किताब गणित की मिलेगी, क्रमशः लिखा हुआ है, और 60 रुपये की एक किताब हिंदी की मिलेगी और 70 रुपये की एक किताब अंग्रेजी की मिलेगी। ये प्रति किताब रेट है ये जो है। और 100 पुस्तक दुकानदार के पास गणित की है, 150 हिंदी की है और 200 अंग्रेजी की, सब उसको बेचना है। तो कह रहा है कि उसे कुल कितना पैसा प्राप्त होगा अगर सारी किताबें बेच दी जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसको देखिए आप भी विधि से लगाना है, लेकिन अगर आप भी विधि ना बोले तो क्या कोई सवाल भी कोई कठिन है क्या, एकदम सिंपल सवाल है भैया। देखिए 100 या गणित की 100 किताबें हैं और एक किताब का रेट 50 रुपये है, तो 100 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गणित से प्राप्त धनराशि मिल जाएगी। इसी तरह हिंदी की 150 किताबें हैं, उसका रेट है 60 रुपये प्रति बुक, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हिंदी से प्राप्त धनराशि हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी की 200 किताबें हैं तो उसका रेट कितना, 70 रुपये प्रति बुक है, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल धनराशि मिल जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। लेकिन अगर इसी को हमें आप मैट्रिक्स से करना है तो हमने कहा था कि जब आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे, और देखिए यहाँ पर भी जो धनराशि पूछा है तो यहाँ पर भी धनराशि, और धनराशि एक संख्या होती है कि वो 4000 कमाया कि 5000 कमाया, एक संख्या आनी चाहिए। और एक संख्या का मतलब कि 1 क्रॉस 1 लास्ट में आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो यहाँ पर भी वही बात ध्यान देना है कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स आए वो 1 क्रॉस 1 की हो, बस ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है पुस्तकों से बना आप व्यू बनाएंगे और एक बनाएंगे उनके कीमत अर्थात भाव से बना आप व्यू।
2 आप व्यू बनेगा। बात को समझिए, पिछले सवाल में हमने आपको पंक्ति भी बनाया, स्तंभ भी बनाया, स्तंभ पहले में भी और दूसरे में भी, तो वहाँ तो आपको हम समझा रहे थे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको वहाँ किसी को समझाना नहीं है और ना ही टाइम बर्बाद करना है। क्या करना है कि जो एग्जैक्ट लिखना हो वही लिखेंगे। तो हमने क्या कहा था कि जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहला मैट्रिक्स, चाहे वो पुस्तकों का हो या उनके रेट का हो, जो आपकी इच्छा हो, उसको आप पंक्ति मैट्रिक्स बनाएंगे, रो मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी पहला मैट्रिक्स इस रूप का होना चाहिए रो, और दूसरा कॉलम का होना चाहिए। स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पहले पुस्तकों से आप व्यू बना के लिखिए कि उनके रेट वाला पहले बनाइए, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन पहला मैट्रिक्स जब यहाँ पे लिखा जाएगा तो वो रो मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा वाला कॉलम। अब यहाँ पे चाहे आप पुस्तकों से बना आप भी बना दीजिए या उनके रेट से, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे और यहाँ पे पुस्तक वाला लिखेंगे तो यहाँ रेट लिखेंगे, यहाँ रेट लिखेंगे तो पुस्तक लिखेंगे। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किसको पहला बनाना चाहते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। जिसको भी आप पहला बनाना चाहते हैं उसको आप पंक्ति आप व्यू बनाएंगे बस, और जिसको आप दूसरा बनाएंगे वो स्तंभ बनाएंगे उसको। ना तो दोनों रो होंगे ना तो दोनों कॉलम होंगे, और ऐसा भी नहीं कि पहले स्थान पे कॉलम दूसरे स्थान पर रो। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए हम पुस्तकों से बने आप व्यू को पहला बोलना चाहते हैं तो इसको क्या बनाएंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम नहीं लिखेंगे हम। कॉलम किसके लिए, दूसरे के लिए है। तो पहले आप डिसाइड करो दूसरा आप किसको बोलना चाहते हो, तो जब दूसरा बोलेंगे तब वहाँ बनाएंगे कॉलम जो है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, पुस्तकों की संख्या से बना आप व्यू। ठीक है, क्या है देखिए कैसे बनाना है, रो मैट्रिक्स। देखिए 100 पुस्तक गणित की है, 150 हिंदी की है और 200 अंग्रेजी की, इंग्लिश की है। तो ऐसे बनाएंगे मैट्रिक्स। ये आपको लिखना हो तो लिख दीजिए, ये 100 किसके लिए है, ये गणित मैथ के लिए है, और ये हिंदी के लिए है, हिंदी किताबों की संख्या है ये, और ये इंग्लिश की किताबों की संख्या है। आर्डर क्या हो इसका, 1x3। ठीक है, इसको आप ए मान लीजिए। और जो दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे वो किसके लिए, उनकी कीमत, पुस्तकों की कीमत यानी भाव, तथा पुस्तकों की कीमत से बना आप व्यू, उसको अब की बार हम बी बोल देंगे जो है। और उसको कैसे लिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है, कैसे लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, पहला रो दूसरा कॉलम। पहले आप डिसाइड कर लीजिए किसको पहला बोलना चाहते हैं, किसको दूसरा बोलना चाहते हैं। पहले को रो दूसरे को कॉलम। तो ये कितना हो जाएगा, 50, 60, 70, ये सब रुपए में है। ठीक है, इसको आप क्या बोल दीजिए, इसको बी बोल दें हम। और इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 3x1 है। ये किसकी कीमत है, अगर समझना चाहे तो ये मैथ की कीमत है प्रति बुक, और ये इंग्लिश की कीमत है प्रति बुक, और ये सॉरी हिंदी की है, ये हिंदी की है और ये इंग्लिश की है, प्रति बुक की कीमत है। तो अब हम a इंटू बी अगर करें तो आप ज़रा देखिए तो चेक कर लीजिए, ये 1x3 का है, ये 3x1 का है, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और जो मिलेगा वो 1x1 ऑर्डर का मिल भी जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप चाहते कि नहीं ये पहले भाव ही लिखेंगे, पहले कीमत से मैट्रिक्स को पहले स्थान पर लिखना चाहते हैं, तो इसी को आप रो बना दीजिए, तो फिर ये कॉलम हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम। अतः दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a इंटू बी करेंगे। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम b इंटू ए नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और करेंगे तो मान लीजिए मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ये 3x1 है और ये 1x3, ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3x3 की मिल जाएगी। और जो प्राप्त धनराशि होता है वो सिर्फ एक संख्या होती है, तो एक संख्या के लिए 3x3 नहीं बल्कि 1x1 चाहिए। तो इसलिए ए बी निकालेंगे और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई तो हम आपको सिखाएंगे नहीं फिर से, आप तो ऑलरेडी जानते हैं, आप कर भी लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक एलिमेंट बनेगा
और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से दूसरा बनता है। फिलहाल यहाँ पे दूसरा कॉलम है ही नहीं है, तो बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बस एक एलिमेंट बन जाएगा। ये जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप आराम से जो है गुणा करके जोड़ लीजिएगा, एक संख्या आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड सवाल भी हमारा हो गया। अभी तक क्या था, पहला मैट्रिक्स रो था, दूसरा कॉलम, यानी एक पंक्ति या एक कॉलम वाले थे। अब हमारा अगला सवाल होगा जिसमें एक से अधिक रो या कॉलम हो सकते हैं, तो वो हमारा इस टाइप का लास्ट सवाल होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो ये देखिए आपके सामने सवाल नंबर 4, पूरा बोर्ड भर गया, इतना बड़ा सवाल। लेकिन देखा जाए तो सवाल बहुत कठिन नहीं है, सिंपल सवाल है। ज़रा समझिए सवाल क्या कह रहा है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड क्या है, वस्तुओं का नाम है। जैसे मान लीजिए एक्स का नाम फ़ैन समझ लीजिए, वाई का नाम चेयर समझ लीजिए, जेड का नाम कुछ और समझ लीजिए। मतलब 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, उसको एक निर्माता उत्पादन करता है, बनवाता है उसको, जिनका वह 2 बाज़ारों में विक्रय करता है। वो 2 मार्केट डिसाइड किया है कि मान लीजिए पहला मार्केट उसका इलाहाबाद समझ लीजिए, दूसरा मार्केट कानपुर समझ लीजिए। 2 मार्केट में विक्रय करता है, बेचता है उसको। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची में दर्शाई गई है, यानी एक साल में वो एक बाज़ार में कितनी वस्तु बेच देता है वो दर्शाया गया है। जैसे बाज़ार फर्स्ट में यक्स जो वस्तु थी उसको वो 10,000 इकाई बेच देता है। 10,000 मान लीजिए फ़ैन है, तो 10,000 फ़ैन वो बाज़ार फर्स्ट में बेच देता है एक साल में। ठीक है, ऐसे ही वाई जो दूसरी वाली वस्तु थी उसको 2,000 बेच देता है। जो तीसरी वाली वस्तु है जेड, उसको 18,000। यानी बाज़ार फर्स्ट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलाहाबाद की बात करें कि इलाहाबाद की मार्केट में वो आता है और एक साल में 10,000 पंखे बेच देता है, 2,000 चेयर बेच देता है, 18,000 कूलर बेच देता है। ये सब वस्तु की संख्या मान लीजिए। और दूसरी मार्केट मान लीजिए कानपुर है, वहाँ पे जाता है तो एक साल में वो इतने पंखे, इतने चेयर, इतने कूलर बेचता है जो है। ठीक है, तो ये एक तरह से वस्तुओं जो उत्पादन की गई है उसकी मात्रा है, दोनों बाजार की अलग अलग। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, प्रत्येक इकाई का मतलब कि एक इकाई को बेचने पर विक्रय मूल्य एक के लिए, पहली जो यक्स वस्तु थी उसका एक इकाई 2.5 रुपये का है। 2.5 रुपये की एक वस्तु जो यक्स है वो उसकी विक्रय रेट है, और दूसरे वाले का विक्रय रेट 1.5 रुपये है, और तीसरे वाले का 1 रुपये है। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करना है। तो कुल कितने का उसने बेचा, और इसको आप किससे निकालना है, आव्यूह विधि से निकालना है। और सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि इसमें लाभ दिया है, प्रत्येक इकाई पर लाभ दिया है, प्रत्येक इकाई पर लागत दिया है, कितना वो लगाया जो है। यहाँ पर बेचने वाला है विक्रय मूल्य, और यहाँ पे लागत, यानी एक वस्तु को बनाने में कितना रुपया खर्च करना पड़ा उसको। तो यक्स की एक मात्रा, एक इकाई को बनाने में वो 2 रुपये खर्च करता है, और वाई की एक इकाई पर 1 रुपये, और जेड की इकाई पर 50 पैसे खर्च करता है। ये बनाते समय जितना पैसा उस निर्माता कंपनी का लगा, जो भी इस कंपनी का मालिक था, ये पैसा जब लगाया तब की बात है, और ये जब बेचा तो वो रुपए है। तो पूछ रहा है कुल कितना लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितने को बेचे हैं उसमें से ये लागत घटा देंगे तो लाभ बाद में मिल जाएगा, वो तो बात की बात है। ज़रा देखिए हमें करना क्या है। पहले हम सवाल नंबर फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। हमें क्या निकालना है कि कुल कितना आय पर वो बेचा, कुल कितना रुपए वो बाज़ार में बेचने से प्राप्त किया। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम इसको सिंपली कैसे करना चाहें तो यक्स की कितनी मात्रा है बाज़ार फर्स्ट में, 10,000, और एक इकाई बेचने में 2.5 रुपये की बेचता है वो, तो 10,000 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स के द्वारा प्राप्त पैसा मिल जाएगा। हम एक की बात कर रहे हैं। इसी तरह वाई के लिए 2,000 उसके पास है मात्रा, और एक को बेचने में 1.5 रुपये मिलता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई से प्राप्त पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही जेड के लिए बाज़ार फर्स्ट का हो जाएगा, फिर ऐसे ही बाज़ार सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आय मिल जाएगी। ऐसे ही हम लागत के लिए कर लेंगे, लागत मिल जाएगी, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लाभ मिल जाएगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पर ये उत्पादन है एक्स वाई जेड,
ये ऑलरेडी जिस रूप में लिखा है, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स रूप में ही लिखा है। मैट्रिक्स में होता क्या है, मैट्रिक्स में यही तो होता है ना कि पंक्ति होता है, स्तंभ होता है। तो इसमें देख लीजिए ऑलरेडी ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये स्तंभ 3 बने हैं। तो हम इसी को मान लेते, जिस रूप में लिखा है, चलिए इसी को मान लेते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किससे बना है, वस्तुओं या जो 3 वस्तुएं हैं उनकी मात्रा से बना मैट्रिक्स है। ये किससे बना है, ये वस्तुओं की मात्रा से बना आव्यूह है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 है, 2x3 है। अब देखिए थोड़ा जो ऊपर लिखा है इसको मिटाना चाहते हैं। हमने प्रश्न से ही जो मैट्रिक्स रूप में लिखा था उसी को सॉल्यूशन में अपना यूज कर लिया, इसको नहीं मिटा रहे हैं। मान लीजिए कि यही सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया वस्तुओं की मात्रा से बना आव्यूह। अब जरा देखिए जो लास्ट में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों प्रत्येक बाजार में कुल आय, यानी 2 बाजार का, पहले बाजार में कितना आय मिला, दूसरे बाजार में कितना आय मिला। जरा बात को समझिएगा, प्रत्येक बाजार में कितना रुपया उसने कमाया। और जो ये मैट्रिक्स बनी है, ज़रा देखिए उसमें बाजार को हमने स्तंभ रूप में लिखा है। ये फर्स्ट बाजार है, ये सेकंड बाजार है। तो इसके बाद फर्स्ट बाजार के मान लीजिए, फर्स्ट बाजार फॉर एग्जांपल फर्स्ट बाजार में उसने मान लीजिए कि अभी हमने आंसर निकाला नहीं, लेकिन ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि वो 50,000 कमाया और सेकंड बाजार में मान लीजिए 60,000 कमाया। तो जैसे हमने फर्स्ट के सामने 50,000 लिखा, सेकंड के सामने 60,000, जिस रूप में लिखा है उसी की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है प्रश्न में दूसरे अगर मैट्रिक्स बनाओ तो आप बाजार को ऊपर लिख दो और उत्पादन को बाएं तरफ लिख दो, मे बी पॉसिबल। तो उसकी हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी जिस रूप में लिखा है हम उस रूप में आपको समझाना चाहते हैं। देखिए बाजार फर्स्ट ऊपर लिखा, सेकंड नीचे लिखा है। तो जब आप फर्स्ट द्वारा प्राप्त पैसा लिखोगे तो इसके सामने ही तो लिखोगे और सेकंड के द्वारा इसके सामने लिखोगे। अब हमें आप बताओ कि ये जो लिखा है 5,000 और ये 60,000 जो लिखा है, ये पंक्ति मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है कि कॉलम है? क्या बताओगे? ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अर्थात इसका ऑर्डर क्या है, 2x1 है, 2x1 है, 2 पंक्ति 1 स्तंभ। तो जिस रूप में ये मैट्रिक्स बनी है, अगर आप इसी रूप में चाहते हो तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स इस रूप में प्राप्त होना चाहिए, यानी 2x1। अभी तक के सवालों में याद करो हमने क्या बताया था कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1 चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर एक ही बाजार होती थी, एक ही मूल्य पूछता था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे 2 बाजार अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग वो मूल्य जानना चाहता है कि पहले में कितना पैसा कमाया, दूसरे में कितना कमाया। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि जो आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं उसमें बाजार को आप किस ढंग से लिखे हैं, वर्टिकल शेप में लिखे हैं कि हॉरिजॉन्टल शेप में लिखे हैं। तो आप इसमें देखिए आप बाजार को वर्टिकल शेप में लिखे हैं। तो जब वर्टिकल शेप में लिखे हैं तो देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल शेप में उसका जितना कमाई होगी उस बाज़ार में, जो पैसा आय प्राप्त होगा वो भी वर्टिकल शेप में आएगा। जब आप इस शेप में लिखेंगे तो ये 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। ये हमारा टारगेट होगा लास्ट में। ठीक है, तो हम इसी पे बात करेंगे। अभी फिर हम बाद में आपको दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए बाज़ार को आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तब कैसे करेंगे, जो है वो बाद में, पहले इसकी बात हम कर लें। तो ज़रा देखिए, तो हम इस मैट्रिक्स को यूज करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x3 है। और ये जो XYZ तीनों वस्तुओं के जो इकाई का, एक इकाई का विक्रय मूल्य दिया है, अगर हम विक्रय मूल्य से मैट्रिक्स बनाएं तो वहाँ पे देखिए 3 अंक है, 2.5, 1.5, 1। तो इसको बताइए किस रूप में लिखें हम 2.5, 1.5, 1 को ऐसे लिखें, ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें, बस यही दिमाग लगाना है। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3x1 और ऐसे लिख दोगे तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1x3। जब इसको आप ये लिखोगे तो ये जो मैट्रिक्स 2x3 देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आप चाहते हो 2x1 देखिए मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर में लिखोगे तो पहली बात तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। और अगर मल्टीप्लाई करना ही चाहते हैं, अगर मान लीजिए तो इसको अगर 2x3 है और 1x3 है
तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, चाहे इसको आप पहले भी लिख के देख लें तो भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बाद में लिख के देखेंगे तो भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो मतलब दूसरे अगर इस रूप में लिखेंगे आप विक्रय मूल्य से बनी मैट्रिक्स को, तो गुणा ही संभव नहीं होगा। तो ये बात कन्फर्म हो गया कि जो विक्रय मूल्य से बना मैट्रिक्स होगा उसको आप इस रूप में लिखोगे, ये डिसाइड हुआ। देखिए फिर हम बता रहे हैं आपको, हम आपको गुणा नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको मैट्रिक्स बनाना सिखा रहे हैं। आज आप गुणा जानते हो, हम आपको मैट्रिक्स लिख देंगे, आप तुरंत गुणा कर लोगे, लेकिन मैट्रिक्स कैसे लिखें, किस भाई ये विक्रय मूल्य है, अब कोई लड़का ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों सही मैट्रिक्स है, ये 3/1 का, ये 1/3 का है, लेकिन इसको जब आप लिखोगे तो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो फ़ायदा क्या। इसलिए बताना चाहते हैं कि आपको क्या लिखना है। तो आप समझ गए कि विक्रय मूल्य से प्राप्त मैट्रिक्स को हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस प्रकार लिखें, इस प्रकार ना लिखें। कारण स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो अब अगर आप कन्फर्म हो गए तो अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा प्रत्येक बाजार से प्राप्त कुल आय। तो क्या लिखेंगे, आता है प्रत्येक, पहला आंसर मिलने वाला है प्रत्येक बाजार से प्राप्त कुल आय। तो हमने क्या कहा, इसको ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसको मान लेते हैं कि ए मान लिया, इसको ये ए है, और जो विक्रय मूल्य वाली मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले बनाए थे उसको बी मान लेते हैं। ये साइड में कहीं लिख दे रहे हैं, बी बराबर क्या था, बी बराबर था ये 2.5, 1.5, 1, ये इसको हम बी मान ले रहे हैं। क्या इसका क्या नाम है, इसका नाम है विक्रय, इसका नाम है विक्रय मूल्य से बना आव्यूह लिखे थे, उसी को बी मान लिए। तो हम क्या निकालेंगे बताइए, ए इंटू बी करेंगे, बी इंटू ए तो करेंगे नहीं, तो पहले ही बता दिए थे कि किसको किसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू बी करना है। अब ए क्या है, ये मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को फिर से एक बार लिख देंगे। ये मैट्रिक्स आपकी है, ये 10,000, 6,000, 2,000 और ये 20,000, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को फिर से लिख दे रहे हैं, और ये 18,000 और ये 8,000। ये कौन सी मैट्रिक्स है, वस्तुओं की मात्रा से, जो प्रश्न में ऑलरेडी बना के दिया था। तो जब बना के दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर भी सकते हैं, अभी बताएंगे उसको सेकंड स्टेप में, लेकिन जो जिस रूप में है उसी रूप में लेके चल रहे हैं ताकि हमें मैट्रिक्स एक बनाना ना पड़े। बस ये बी वाला यहाँ लिख दे रहे हैं। बी क्या था हमारा, बी था 2.5, 1.5, 1। चेक कर लीजिए, ऑर्डर इसका 2x3 है, इसका 3x1 है। देखिए मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और जो हम कह रहे थे कि 2x1 चाहिए, देखिए 2x1 मिल भी जाएगा, ठीक है। ये तो पता ही है ना कि ये अगर आप ऐसे देखेंगे, ये बाजार फर्स्ट वाला, ये बाजार सेकंड वाला है, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 10,000 इंटू 2.5, 10,000 इंटू 2.5 प्लस करते हैं ना, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं कि 2,000 गुणे 1.5 प्लस 18,000 गुणे 1, 18,000 गुणे 1, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और कॉलम है ही नहीं है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 6,000 गुणे 2.5 प्लस 20,000 गुणे 1.5। जैसे गुणा करते हैं, अब तो आगे आप समझ रहे हैं, बस हम ये सिखा रहे थे कि मैट्रिक्स को कैसे लिखना है। जी ये बन जाएगा, 2x1 आने वाला है। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 गुणे 2.5 कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 20,000, 2,000 गुणे 1.5, तो 2 1.5 3, 3,000 हो जाएगा ये, और ये 18,000 है। ऐसे इसको 6,000 गुणे 2.5, तो ये हो जाएगा 15,000, और ये 20,000 गुणे 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 30,000, और ये 8,000 है। तो बस जोड़ लीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 और ये 3, 25, 3, 28, 28 और 18, 46,000। सही है ना, चेक कर लीजिएगा। 15,000 और ये 30,000, 45, 45 और 8,
53,000, 53,000, ठीक है। तो ये आया, तो ये फर्स्ट बाज़ार का है, ये सेकंड। अब देखिए शुरू में देखिए आप ऐसे लिखे थे ना, ये फर्स्ट बाज़ार, ये सेकंड बाज़ार ऐसे लिखे थे। तो अगर आप यहाँ पे लिखें तो ये फर्स्ट बाज़ार से प्राप्त आय हो गया और ये सेकंड बाज़ार से। अगर लिखना ही चाहें तो इसको आप सेंटेंस रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अतः बाज़ार फर्स्ट से प्राप्त आय सब बेचने के बावजूद कितना मिला आपको, 46,000 रुपये मिला। और सेकंड बाज़ार से कितना मिला, 53,000 रुपये कमाई हो गई जो है ये, ठीक है। ऐसे ही आप ये तो मतलब प्राप्त आय हो गया। अब सेकंड सवाल लागत के लिए है, इसको आप स्वयं करिएगा। क्या करना है आपको, ये जो लागत वाला जो ये दिया गया है इसको भी आप क्या बनाओगे, इसको भी बनाओगे कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे बनाना है, कितना कितना है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। ये 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये 2 रुपये, ये 1 रुपये और ये 50 पैसा, मतलब 0.5। तो इसको आप मैट्रिक्स सी बोल दीजिएगा और क्या कहेंगे, लागत से बना आव्यूह। क्या नाम देंगे इसका, लागत से बना आव्यूह। और देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है, 3x1 है। तो जैसे आप a इंटू बी निकाले थे वैसे अब की बार क्या निकालेंगे, सेकंड सवाल के लिए a इंटू सी निकालिएगा। बात समझ में आ रही है, a इंटू सी निकालेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, कुल लागत मिल जाएगी। देखिए कैसे, इसी में हम बता दें आपको। जैसे ये लिखा है, सेकंड सवाल करते हैं इसमें। सेकंड सवाल, प्रत्येक बाजार से प्राप्त आय है, आपकी क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाजार, क्या पूछा गया है, प्रत्येक बाजार में लगी लागत, लागत कितना पैसा लगा हर बाजार में जो है, ठीक है। तो अब की बार हम a इंटू सी निकालेंगे, a इंटू सी निकालेंगे। सी देखिए बनाए हैं यहाँ पे, तो सी क्या है, यहाँ पर क्या नाम लिखोगे, लागत से बना आव्यूह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा इसको हम कहीं लिख लेते हैं, अभी इसका काम पड़ेगा। कितना था, 46,000 था और 53,000 था। ये क्या था, कुल आय था ना, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10,000 डायरेक्ट करें क्या, 10,000 गुणे 2 ये हो गया 20,000, प्लस 2,000 गुणे 1 2,000, प्लस 18 गुणे आधा करेंगे इससे, 0.5 मतलब होता है 1/2 आधा, तो ये हो जाएगा आपका 9,000, 9,000। और इसमें करेंगे 6 12,000 ये हो जाएगा। इससे करेंगे 20,000 गुणे 1 20,000 हो जाएगा। 8 का आधा करेंगे तो 4,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20,000, 20 2 22 और 9 31,000, 31,000 लागत लगा। और ये 12 और ये 20 32 4 36। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट बाज़ार की लागत हो जाएगी, ये सेकंड बाज़ार की लागत हो जाएगी। तो ये क्या था, दोनों बाज़ारों में कुल आय था और ये दोनों बाज़ारों की लागत थी, ठीक है। और लाभ पूछ रहा है तो लाभ के लिए क्या करेंगे, जितना हमने लगाया उसमें से लागत को, जितना हमने जितने का विक्रय किया विक्रय में से लागत को घटा दें तो लाभ मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज़रा देखिए। तो अब बी का आंसर अब मिलने जा रहा है। अतः दोनों बाजारों से प्राप्त लाभ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों बाजारों से प्राप्त आय माइनस दोनों बाजारों की लागत, दोनों बाजारों से प्राप्त आय मतलब हमने कितना कमाया माइनस कितना लगाया, दोनों बाजारों में लगी लागत। ज़रा देखिए, तो दोनों बाजारों से प्राप्त आय ये था ना मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये हो गया 46,000 और 53,000,
माइनस ये दूसरे वाला मुझे लागत का है, ये 31,000 माइनस 36,000। आपको घटाना भी आता है, घटाएंगे तो 46 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 9 6 15,000 और ये 53 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 17,000। सही है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बाज़ार से आप कितना लाभ कमाए, 15,000, और दूसरे वाले बाज़ार से कितना लाभ कमाए, 17,000। तो ये आपका आंसर आ गया 15,000। हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि हम दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं ना। ये फर्स्ट बाज़ार की लागत है, ये सेकंड। अभी आप देखिएगा दूसरे में भी यही निकल के आएगा। हम क्या बोले थे आपसे, ज़रा गौर करिएगा। यह आपका सवाल कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने शुरू में आपसे ये बोला था कि जैसे जो प्रश्न में मैट्रिक्स बना के दिया था, वस्तुओं से बना मैट्रिक्स क्या था, थोड़ा फिर से उसको हम लिखना चाहते हैं। वो ऐसे लिखा था, यहाँ फर्स्ट बाज़ार लिखा था, यहाँ सेकंड बाज़ार लिखा था, और इधर उत्पादन की मात्रा लिखी थी ना, उत्पादन की मात्रा लिखी थी जो है। यानी यही जो लिखा है, थोड़ा सा मिटा के हम इसी पे आते हैं ये। लेकिन इसका भी काम पड़ेगा, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा। एक ये था, ये लागत वाला था, और वो जो आय में कितना था, 2.5 1.5 1 था ना, तो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये आय का था और ये लागत का था, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, अभी काम पड़ेगा इसका। हाँ, हम ये कह रहे थे कि ये मैट्रिक्स प्रश्न में दिया था, ये मैट्रिक्स दिया था इसी रूप में, और यहाँ पे लिखा था बाज़ार फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा था, यहाँ पे सेकंड, ये बाज़ार था, ठीक है। और इधर लिखा था उत्पादन की मात्रा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको समझाएंगे बस। ये x था, ये y था, ये z था। तो हमने कहा कि आप इसी रूप में अगर लेना चाहते हैं तो इसी रूप में लेके सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रश्न को चेंज कर दे, और किसी क्वेश्चन में ये जो जिस रूप में लिखा है इसको चेंज कर दे। चेंज इन द सेंस कि ये जो बाज़ार हमने ऐसे लिखा था बाईं तरफ फर्स्ट सेकंड, अगर बाज़ार को ऊपर लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। मतलब बाज़ार यहाँ पे लिख दे फर्स्ट, यहाँ पे लिख दे सेकंड, ये आपकी बाज़ार हो गई, और उत्पादन की मात्रा इधर लिख दे कंफ्यूज करने के लिए, उत्पादन की मात्रा इधर लिख दे। तो ज़रा देखिए, तो बाज़ार फर्स्ट में ये क्या क्या दिया था, 10,000, बाज़ार फर्स्ट में यही है, 2,000 और ये 18,000, ये बाज़ार फर्स्ट में था। कौन कौन सी वस्तु, x है, y है और z है। और बाज़ार सेकंड में क्या था, 6,000 और ये क्या था, 20,000। बाज़ार सेकंड में देखिएगा गड़बड़ ना होना चाहिए, और ये 8,000। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में ऐसा बना के दे दे, बाकी सब सवाल सेम, जो सूची ये बनाया था आपकी बार ये बना के अगर दे दे, तो आपको घबराना नहीं है। पहले आप इस मैट्रिक्स को ज़रा बनाइए। तो ये बना दिया हमने, अब उसको नहीं देख रहे हैं। तो जब आप इसको बनाए तो ज़रा देखिए इसका आर्डर कितना है, 3x2 है, 3x2 है। और अब देखिए, पहले डिसाइड करिए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, आप चाहते क्या हो, पहले ये डिसाइड करिए। तो हम चाहते हैं दोनों बाज़ारों से प्राप्त लाभ, या पहले आय निकालेंगे फिर लागत निकालेंगे फिर लाभ निकालेंगे। तो मान लीजिए हम आय की बात करते हैं पहले। तो जब आप आय निकालना चाहोगे तो इसमें देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा है। अब बाज़ार ऊपर लिखा है ना, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो जब हम बाज़ार फर्स्ट का आय लिखेंगे तो इसी के नीचे तो लिखेंगे। मान लीजिए कि हम बाज़ार फर्स्ट से जितना भी कम आया था, जो भी है हमें नहीं पता, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई संख्या लिखेंगे और बाज़ार सेकंड की संख्या यहाँ लिखेंगे। तो जब इसको हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स नहीं बनेगा, इस तरह बनेगा मैट्रिक्स। तो इसका आर्डर क्या है, 1x2 है कि नहीं है। जो उससे पहले हम बताए थे कि 2x1, आपकी देखिए 1x2 का फॉर्म बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो, अगर ये स्ट्रक्चर बना है तो 1x2 बनना चाहिए। तो हमें 1x2 चाहिए। आपकी जब मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें 1x2 चाहिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। चाहे हम a इंटू बी निकालें, चाहे a इंटू सी निकालें, चाहे आय की बात करें, चाहे लागत की बात करें। तो ये पहले दिमाग में आप बैठाइए कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें 1x2 की मैट्रिक्स चाहिए। अब ज़रा देखिए, अब तो इसको मिटा देना, ये इसका कोई काम नहीं है, इससे तो हमने सवाल को हल ही कर दिया है। तो उसको आप बार बार देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। ये बाज़ार था ऊपर,
अब ज़रा देखिए, ये गिवन है और ये 3 रेट थे तो आए थे। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं और रो भी बना सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, बस चेक करना है। जब आप इस रूप में बनाएंगे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x1 और इसका हो जाएगा 1x3। अब देखिए, ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई दोनों करना है। अब इसको पहले लिख के मल्टीप्लाई, जैसे a इंटू बी गुणा करना है। अब a इंटू बी कर पाओगे कि b इंटू ए कर पाओगे, वो डिसाइड करने जा रहे हैं। देखिए, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको आप a कहना चाहते हो और इसमें से किसी एक को भी बताएंगे कौन सा तुम्हारे काम का है, इसमें से किसी एक को b कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि हम पहले इसको देखें, पहले इसको चेक करें कि a इंटू बी कर पाएँ कि नहीं कर पाएंगे। a की कोटि कितनी है 3x2, b कितनी है 3x1। तो अगर आप ऐसे देखो तो गुणा ही नहीं कर पाओगे, चाहे तो आप इसको पलट के भी देख लीजिए। अगर चाहो तो b इंटू ए भी चेक कर लीजिए, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2। ना तो ये संभव है ना तो ये संभव है। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आप में इस मैट्रिक्स को ले रहे हैं तो इसको अगर b बोल रहे हैं तो b को लेफ्ट में रखेंगे इसके साथ तो भी संभव नहीं है, और राइट में रखेंगे तो भी संभव नहीं। इसका मतलब ये हमारे काम का ही नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। जो कि इससे पहले काम का था, उसी से हमारा आंसर आया था। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हम जो ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये वस्तुओं के आय वाला मैट्रिक्स था ना, जो है सॉरी विक्रय मूल से, ये विक्रय मूल से संबंधित मैट्रिक्स था। अब अगर हम आप इसको लेते हैं तो देखिए, ये a है वो b है, तो ज़रा ए बी की बात करें हम, ये b है तो ज़रा ए बी की बात करें। a की कोटि कितनी है 3x2 है और b की कोटि 1x3 है। देखिए ऐसे लिखेंगे तो गुणा संभव नहीं है, बीच का सेम नहीं है ना, इसका फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम नहीं है, तो ये संभव नहीं है। ज़रा b इंटू ए लिख के देखें तो b का ऑर्डर कितना है 1x3 है और a का ऑर्डर कितना है 3x2 है। और अब देखिए गुणा संभव हो जाएगा, गुणा संभव हो जाएगा और जो हम चाहते हैं वो मिल भी रहा है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या चाह रहे थे 1x2 चाह रहे थे, देख लीजिए, और देखिए यहाँ पे 1x2 मिल भी रहा है। तो ये बात समझना था आपको। अगर ये क्वेश्चन दिया है, वस्तुओं की उत्पादन का मैट्रिक्स अगर ये बना के दिया है, तो विक्रय मूल्य से बने मैट्रिक्स को आप ये बनाओगे, रो बनाओगे और इसको इसके बाईं तरफ लिखोगे। b इंटू ए निकालोगे, a इंटू बी नहीं निकालोगे। हमने शुरू में बताया था कि गुणा भी हो जाए और जो आप चाहते हो वो मिल भी जाए, तब तो उससे काम होगा। तो अगर आपने विक्रय मूल्य से बना आव्यूह ये आपने बनाया, तो दोनों बाजारों से प्राप्त आय निकालने के लिए आपको, अगर ये a है वो b है तो a b नहीं निकालो, क्या निकालोगे b a निकालोगे। अब गुणा नहीं करेंगे, आप सब अपने से करेंगे, बस हम लिख के छोड़ दे रहे हैं। 2.5, 1.5, 1, ये b हो गया और a क्या है, ये पूरा लिखा ही है। ये आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ये आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब की बार 1x2 बनेगा। गुणा करोगे तो 1x2 बनेगा, यानी एक पंक्ति होगी और 2 कॉलम होंगे। तो एक पंक्ति दो, यानी एक नंबर यहाँ पर आएगा, एक नंबर यहाँ पर आएगा। और अगर आपको याद हो आंसर तो हम डायरेक्ट वही, इसका ऑर्डर क्या है 1x3, इसका ऑर्डर क्या है 3x2, तो 1x2 बनने वाला है। तो एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे। अगर आपको आय याद हो, शायद यही है, क्या है 46,000, 53,000, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये 46,000 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 53,000। अगर यही होगा तो चेक कर लीजिएगा जो है। ऐसे ही आप जब लागत निकालने जाएंगे, जब लागत निकालने जाएंगे तो जो वहाँ पर हमने लागत वाले मैट्रिक्स को कॉलम बनाया था उसको आप रो बना लीजिए, जो सी मैट्रिक्स था, और सी ए निकालिएगा, ए सी मत निकालिएगा, सी ए निकालिएगा। और सी क्या है यहाँ पर, रो मैट्रिक्स से कितना था, मिटा दिया हमने, कितना था 1.5, 1 आधा था, क्या जो भी है लागत वाली देख लीजिएगा, 3 एलिमेंट थे यहाँ पर। और ये फिर यही रहेगा,
ये सी ए यही रहेगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये भी 1/2 की बन जाएगा, और लागत में जितना भी था वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इससे इसको घटा दीजिएगा तो कुल लाभ ये जो आया था वही आ जाएगा। ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जिस रूप में मैट्रिक्स दिया है उसी से आएगा, उसको अगर वो पलट दे अगले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि A इंटू बी से है कि B इंटू ए से है। आप ऑर्डर चेंज करके जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ सवाल बताने का प्रयास किया आपको। मैट्रिक्स नहीं बना होता है, बनाना पड़ता है, और कई उसके ऑप्शन रहते हैं तो हमें कौन सा लेना है ये भी चेक करना होता है। तो इससे आधारित कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।